अच्छा देखो, स्टार्ट करें क्लास। उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं। कल हमने है ना ये क्वेश्चन, हमने है ना फोरकास्टिंग वाला कॉन्सेप्ट समझना स्टार्ट किया था, और हमने रिग्रेशन एनालिसिस यहाँ पर समझा था कि रिग्रेशन एनालिसिस क्या है। और वहां पर हमने है ना ए और बी के फॉर्मूले लिखे थे लास्ट में। और मैंने तुम्हें ये बताया था कि रिग्रेशन एनालिसिस में जो लीस्ट स्क्वायर मेथड होता है ना, इसके बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं यहाँ पर। तो अलग अलग नाम होने के पीछे रीजन क्या है, मैंने तुम्हें ये सब चीजें यहाँ पर बताई थी। अब फाइनली मैंने तुम्हें जब ये लास्ट में लिखवाया था इंटरसेप्ट और स्लोप का फॉर्मूला, ए और बी का फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला बनाया जाता है ना, ए और बी के फॉर्मूले का जो इंटरप्रिटेशन होता है, या ए और बी का जो फॉर्मूला बनाया जाता है ना, वो फॉर्मूला ऐसे नहीं है कि अपने आप ही आ जाता है। उस फॉर्मूले के बनाने के पीछे एक रीजन है। तुम्हें नोट डाउन नहीं करना, लेकिन रीजन समझो, क्योंकि रीजन है ना क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम काम आएगा। अब बाद में करना है। तो रीजन क्या है, शायद तुमने एक तरह से ना इक्वेशंस देखी होगी, ऐसी इक्वेशन देखी होगी, सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, और सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ऐसी इक्वेशंस आती है। एक्चुअल में क्या होता है कि है ना, जब हम जो ए और बी जो हमारा इंटरसेप्ट और स्लोप है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ना, अब बाद में कर लेना प्लीज, बाद में कर लेना। ठीक है, तो हमारे जो ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने की वैल्यू जो काम आती है ना, वो ये दो इक्वेशन काम आती है, सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, और सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। इसमें क्या करना होता है, हमें इन दोनों को एलिमिनेट करना होता है। अब इन दोनों को एलिमिनेट करने से रिमेनिंग क्या बचता है, रिमेनिंग बचता है सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए, और जो एन है ना वो अपनी साइड चेंज करके इधर आ जाता है। तो सिग्मा वाई अपॉन एन फॉर्मूला बन जाता है ए का, जो मैंने तुम्हें ऊपर यहां पे लिखवाया था। और यहां पर अगर मैं इसको एलिमिनेट करूंगा ना, तो यहां पर जो रिमेनिंग बचेगा सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, और ये जो सिग्मा एक्स स्क्वायर है ये साइड चेंज करके इधर आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा बी का, जो मैंने तुम्हें यहां पर ऑलरेडी लिखवा दिया था। तो एक्चुअल में जो फॉर्मूला की इंटरप्रिटेशन आई है या फॉर्मूला बना है ना, वो फॉर्मूला ऐसे रेंडमली नहीं आया है, वो कहीं और से फॉर्मूला डेवलप किया है हमने यहाँ पर। अब हमने उसको लिख तो दिया सीधा, लेकिन हमें पता है कि इस फॉर्मूला को इंटरप्रेट करने के लिए हमने कुछ और इक्वेशंस को यूज किया था, और उन इक्वेशंस में से हमने एक टर्म एलिमिनेट की। और वो टर्म क्या एलिमिनेट की, देखो ए और बी की तो वैल्यू आने वाली है, वो तो एलिमिनेट नहीं होने वाला, लेकिन जो दोनों टर्म्स मैंने एलिमिनेट की है ना, उन दोनों में एक कॉमन है, और वो है सिग्मा एक्स। तो मेरे को एक्स का जो टोटल है ना, वो जीरो चाहिए होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम एक्स का जो टोटल है, मुझे वो जीरो चाहिए। अगर एक्स का टोटल मेरे पास जीरो आ रहा है ना, तभी मैं इन दोनों पॉइंट्स को अप्लाई कर सकता हूं, यानी ए और बी का फॉर्मूला मैं तभी अप्लाई कर सकता हूं जब मेरे पास एक्स का टोटल आ जाए जीरो। अगर मेरे पास एक्स का टोटल जीरो नहीं आ रहा ना, तो मैं ए और बी का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, वो मैं तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम समझाऊंगा। तो हम है ना हमारे नोट से या मॉड्यूल से, नोट्स में है ना तुम्हें वही क्वेश्चन मिलेंगे जो मॉड्यूल में क्वेश्चन है। ठीक है, नए तरह के कोई क्वेश्चन नहीं है। तो हम हमारे नोट से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हम ले लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 यहां पर। ठीक है, तो हमने है ना क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर कॉपी कर लिया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, तुम्हें ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, एक बार ये बता दो। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर कॉपी कर रखा है, वो तुम्हें दिखाई दे रहा है यहां पर? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग टाइम सीरीज डेटा ऑफ सेल्स। ठीक है, जो भी हमें डेटा दिया हुआ है उस डेटा के अकॉर्डिंग, यहां पर एक वर्ड यूज किया हुआ है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब होता है प्रोजेक्टेड, एस्टिमेटेड, फोरकास्टेड, एक ही बात है। प्रोजेक्ट द सेल्स फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। अगले 3 सालों के लिए हमें क्या करना है, सेल्स को फोरकास्ट करना है, सेल्स को एस्टिमेट करना है। और हमें एक क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है। एक डेटा तो दिया हुआ हमें ईयर, और दूसरा डेटा हमें दिया हुआ है सेल्स। सेल्स दी हुई है 1000 के अंदर। तो फर्स्ट वाला हमारा हो गया एक्स, ये हो गया हमारा वाई। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ईयर लिखते हैं। ईयर आ जाएगा, एक बार तुम वेट करना, क्योंकि मेरे को एक पॉइंट समझाना है बस इसमें। 2015, 16, 17, 18, 19,
20 एंड 21, और सेल्स आ गई हमारी। सेल्स भी मैं ऑलरेडी क्वेश्चन से ही पिक कर रहा हूं, 80, 90, 92, 83, 94, 99, 92। अच्छा, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। सेल्स 1000 में है, सेल्स जो हमें 1000 में गिवन है, तो सेल्स हमने यहां पर नोट डाउन कर ली। एक तो हमारा x हो गया, एक हमारा y हो गया। अब देखो है ना, अगर हम x का टोटल करेंगे तो क्या x का टोटल 0 आने वाला है क्या? यहां पर चेक करके बताओ। अगर हम x का टोटल करेंगे तो x का टोटल 0 आने वाला है क्या? नहीं। और हमें यह पता है कि अगर हमें a और b का फॉर्मूला यूज करना है तो a का फॉर्मूला होता है सिग्मा y अपॉन n, और b का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। हाँ, a का फॉर्मूला होता है सिग्मा y अपॉन n, और b का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। लेकिन हमें यह बात पता है कि हम है ना a और b का फॉर्मूला यूज तो करना चाहते हैं, लेकिन a और b का फॉर्मूला यूज करने के पीछे एक कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है कि हमें x का टोटल 0 करना पड़ेगा। हमने कंडीशन समझी कि अगर हम a और b का फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फॉर्मूला जहां से इंटरप्रेट किया ना, उस इंटरप्रेट करने में करते टाइम हमने x को एलिमिनेट कर दिया था, x का टोटल एलिमिनेट कर दिया था। तो मेरे को यहां पर x का टोटल 0 चाहिए। अब x का टोटल यहां पर जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो 0 हो नहीं पा रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है x का टोटल 0 तो हो नहीं पा रहा है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? यहां पर हम यहां पर न्यू x कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। हम यहां पर न्यू x कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। और न्यू x कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैं तुम्हें बता देता हूं। तुम लोगों ने है ना एक स्टेटमेंट सुना होगा जब तुम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते थे। तो स्टेटमेंट ये था कि अगर हम डेविएशन का टोटल करते हैं और वो डेविएशन अगर एक्चुअल मीन से लिया जाता है, अगर हम डेविएशन का टोटल करते हैं और डेविएशन अगर एक्चुअल मीन से लिया जाता है तो डेविएशन का टोटल हमेशा 0 आता है। यह स्टेटमेंट सुना है कि अगर हम डेविएशन निकालते टाइम डेविएशन के लिए एक्चुअल मीन को यूज करेंगे तो एक्चुअल मीन को यूज करने की वजह से डेविएशन का जो टोटल आएगा ना वो हमेशा क्या आएगा? तो मेरे को यहां पर जो न्यू एक्स कैलकुलेट करना है ना, वो पुराने एक्स में से एक्स बार को माइनस करके करना पड़ेगा। एक्स बार को माइनस करके क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अगर पुराने एक्स में से मैं एक्स बार को माइनस करूंगा, और एक्स बार क्या होता है? एक्चुअल मीन। अगर मैं एक्स में से एक्चुअल मीन को माइनस करूंगा तो हमारा जो टोटल आने वाला है ना वो 0 आने वाला है। जैसे कि इस क्वेश्चन में मैं अगर एक्स बार की बात करूं कि इस क्वेश्चन में हमारा एक्स बार कितना आ रहा है, तो तुम बता सकते हो एक्स बार कितना आ रहा है? एक्स बार कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल डिवाइड बाय नंबर। तो तुम ईयर्स का टोटल कर लो, और नंबर कितना है? 7। ठीक है, तुम ईयर्स का टोटल करके उसको 7 से डिवाइड कर दो, कितना हो रहा है एक्स बार? एक बार एक्स बार कैलकुलेट करके बता दो। टू 2018 एक्स बार आ रहा है 2018। तुम सब ईयर्स को ऐड करो और डिवाइड बाय 7 कर दो, तो 7 नंबर से, इसलिए 2018 है। एक और तरीका होता है। एक्स बार क्या होता है? एक्स बार सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट है, तो वो बीच में आता है, हमेशा सेंटर में आता है। तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं उसको याद रखना। अगर ये जो डिफरेंस है ना, एक्स में जो डिफरेंस है, अगर ये जो एक्स का डिफरेंस है, हम यहां पर इस एक्स की बात कर रहे हैं, ये जो एक्स का डिफरेंस है, अगर डिफरेंस बराबर चल रहा है, इक्वल चल रहा है ना, अगर इक्वल चल रहा है तो बीच वाला नंबर पिक कर लो, वही तुम्हारा एक्स बार होगा। लेकिन कंडीशन है डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर अगर तुम चेक करोगे ना तो सब में है ना 1 ईयर्स का डिफरेंस चल रहा है। तो अगर 1 ईयर्स का डिफरेंस चल रहा है और तुम एक्स बार को पिक करना चाहते हो ना, तो यहां पर एक्स बार हो जाएगा 2018। क्योंकि एक्स बार कहां आता है? मिडिल में आता है, बीच में आता है, सेंटर में आता है। क्योंकि एक्स बार एक सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट है और उसकी जो टेंडेंसी है वो सेंटर में आने की है। तो एक्स बार की वैल्यू कहां पे आने वाली है? बीच में, मिडिल में, सेंटर में, और वो है 2018। लेकिन कंडीशन है कि डिफरेंस जो है ना वो सेम होना चाहिए। ऊपर नीचे डिफरेंस हुआ ना तब प्रॉब्लम है। मतलब अगर 1 2 3 4 5 है तो एक्स बार है 3,
लेकिन अगर 2, 7, 9, 14, 18 है तो x बार 9 नहीं है। ध्यान रखना इस चीज को। x बार बीच में आने का मतलब ये नहीं है कि हर बार वो बीच में ही आएगा। x बार बीच में आने का मतलब तब है, यानी एग्जैक्टली बीच में तब आएगा, एग्जैक्टली सेंटर में तब आएगा जब उसमें जो वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस होगा ना, वो डिफरेंस बराबर होगा। तो हमने यहां पर x बार कैलकुलेट करके देख लिया। x बार कितना आ रहा है हमारा? x बार आ रहा है 2018। तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं न्यू x की। x बार आ गया 2018। अच्छा, अब हमें क्या स्टार्ट करना पड़ेगा? फर्स्ट वाली वैल्यू, यानी हमने यहां पर x बार कैलकुलेट कर लिया। x बार की वैल्यू आ रही है 2018। तो हमें क्या करना है? x में से x बार माइनस करना है। ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट उल्टा करते हैं। x में से यानी 2015 में से 2018 को माइनस करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे उल्टा करते हैं कि 2018 में से 15 को माइनस कर देते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू आएगी -3। एक मिनट रुको। फर्स्ट वैल्यू आएगी -3, -2, -1, 0। अब इसका टोटल कितना आएगा? हमेशा। तो अब हमने ये सीखा था कि अगर हमें क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने हैं तो हमें ए और बी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। लेकिन ए और बी का फॉर्मूला एज इट इज यूज नहीं किया जा सकता है। और एज इट इज यूज किया करना है ना तुम्हें, तो उसके पीछे इंटरप्रिटेशन ये, उसके पीछे जो कंक्लूजन रहता है वो ये रहता है कि उसको यूज करने के लिए, डायरेक्ट यूज करने के लिए हम सिग्मा एक्स का टोटल जीरो करना चाहेंगे। और सिग्मा एक्स का टोटल जीरो करने का केवल एक ही तरीका है कि जो भी तुम्हें एक्स गिवन है ना, उसको चेंज करना स्टार्ट कर दो। अब है ना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि सर चेंज करना ऐसा जरूरी क्यों है, हम चेंज करके क्यों करें? मत करो। तो फिर है ना, बड़ा वाला जो मैंने अभी दो इक्वेशन लिखवाई थी वो तुम्हें सॉल्व करनी पड़ेगी। और एक और चीज है, स्टैटिस्टिक्स में है ना, बेस चेंज करना अलाउड होता है। तुम फॉर्मूला यूज करते हो, एक्स बार का फॉर्मूला यूज करते हो, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। तो तुम ए को यूज करके बेस चेंज कर रहे हो ना, तुम dx निकालते हो तो x माइनस ए निकालते हो, तो तुम x का बेस चेंज कर रहे हो। और तुम सारी की सारी कैलकुलेशन किसके बेस पर करने वाले हो? dx के बेस पर करने वाले हो। तुम को रिलेशन भी निकालते हो तो वहां पर भी dx dy dx स्क्वायर dy स्क्वायर dx dy सारी कैलकुलेशन करते हो। तो तुम एक्चुअल x को यूज करते हो क्या क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम? को रिलेशन करते टाइम तुम एक्चुअल x को यूज करते हो? नहीं करते हो ना। तुम क्या कर लेते हो, उसको कन्वर्ट कर लेते हो dx में और उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हो। तो स्टैटिस्टिक्स में इस चीज को बोला जाता है चेंज द बेस। और स्टैटिस्टिक्स में बेस चेंज करना अलाउड है। तो हम यहां पर बेस को कैसे चेंज कर रहे हैं? हम इसमें से 2018 को माइनस कर देते हैं। अच्छा, एक चीज और है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर 2018 ही क्यों? 2017 को माइनस करके भी तो बेस चेंज किया जा सकता था। 2015 को माइनस करके भी तो बेस चेंज किया जा सकता था। सही है, 2015 को भी कर सकते हैं माइनस, 2017 को भी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? मुझे टोटल चाहिए जीरो, और जीरो केवल एक्स बार की वैल्यूज पर ही आएगा, और किसी वैल्यू पर जीरो नहीं आने वाला। तो इसीलिए है ना, मेरे पास और कोई वैल्यू का ऑप्शन नहीं है कि मैं किसी और वैल्यू को पिक करूं यहां पर। तो मेरे पास केवल एक ही ऑप्शन रह जाता है कि मैं एक्स बार को पिक करता हूं और उसका टोटल करके मैं उसको जीरो कर देता हूं वहां पर। अब आगे की जो कैलकुलेशन होगी ना, वो सारी कैलकुलेशन इसी पर बेस्ड होगी। ये हमारा नया x है, क्योंकि हमें x का टोटल जीरो चाहिए, तो हमें इसी की वैल्यूज को यूज करना पड़ेगा आगे की कैलकुलेशन करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल देखो, तुम b का फॉर्मूला देखो। b का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो मेरे को दो वैल्यूज और कैलकुलेट करनी है। एक तो मुझे कैलकुलेट करना है एक्स वाई, एक तो कैलकुलेट करना है एक्स वाई, और एक कैलकुलेट करना है एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक्स वाई कैसे करूंगा? अब ईयर का कोई रोल नहीं रहा, ईयर का रोल खत्म, हम इसको यूज नहीं करने वाले। हम यूज करने वाले हैं वाई मतलब सेल्स, और एक्स मतलब न्यू एक्स को यूज करने वाले हैं हम यहां पर। तो यहां पर ये हो जाएगा माइनस का 240, ये हो गया हमारा एक्स वाई। हमें इसका टोटल भी चाहिए, और एक है हमारे पास एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9410।
ये तो 28 हो गया, ये 56 बता रहे थे ना तुम ये। और एक है ना, देखो सुनो, ए का फॉर्मूला होता है सिग्मा वाई अपॉन एन, तो मेरे को वाई का भी टोटल चाहिए, तो वाई ये रहा हमारे पास में 630। ठीक है, तो देखो ए का वो हो गया 630 अपॉन एन कितना है 7, तो 90, और ये हो गया 56 अपॉन 28, ये हो गया 2। ए और बी की वैल्यू आ गई, इंटरसेप्ट और स्लोप की वैल्यू आ गई हमारे पास। कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है? इंटरसेप्ट स्लोप की वैल्यू कैसे कैलकुलेट हुई है? नहीं? तो अब एक चीज देखो, दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं मैं एक पॉइंट। अगर तुम्हें ए और बी का फॉर्मूला यूज करना है, जो हमने कल फॉर्मूला लिखा था, तो उस फॉर्मूले को यूज करने के पीछे कंडीशन है। कंडीशन ये है कि हमें एक्स का टोटल 0 चाहिए, और एक्स का टोटल 0 करने का केवल एक ही तरीका है। ओरिजिनल जो एक्स गिवन होगा ना, उसका टोटल कभी भी 0 नहीं आएगा, उसको हमें नए एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और नए एक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसका बेस चेंज करना पड़ेगा, और बेस को चेंज करने के लिए तुम हमेशा क्या माइनस करोगे? एक्स बार, क्योंकि एक्स बार माइनस करोगे तभी उसका टोटल 0 होने वाला है। और कुछ भी माइनस कर सकते हो, लेकिन टोटल 0 नहीं होगा, और अगर टोटल 0 नहीं होगा ना, तो ए और बी का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो तुम्हें नया एक्स कैलकुलेट करना है, एक्स बार को माइनस करके पुराने वाले एक्स में से। यहां तक नोट डाउन कर लो तुम एक बार, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन को यहां तक नोट डाउन करो, फिर हम जो फोरकास्टिंग है वो करते हैं इसमें। बराबर बराबर दे रखे सारे सारे, हाँ हाँ, तो कर लो। अलग अलग आ रहे हैं तो जोड़ के डिवाइड बाय 5 कर दो, 6 कर दो, 7। ऐसा हो ही नहीं सकता। मान लो तुम बोल रहे हो पॉइंट्स में आ रहा है, पॉइंट्स में आ जाए, आने दो ना। देखो जैसे फॉर एग्जांपल दिया हुआ है 2003 2007, वैसे ऐसा होगा नहीं, होगा नहीं वैसे ऐसा, क्योंकि है ना फोरकास्ट करना है ना, तो कंटिन्यूअस ट्रेंड ट्रेंड चाहिए होता है। ठीक है, जैसे मेरे को ये पता लगाना है, ध्यान से समझना, मेरे को ये पता लगाना है कि किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मैं पिछले 5 साल के सारे पेपर देखूंगा, या मैं ऐसे देखूंगा एक पेपर मैंने 2001 का देख लिया, एक पेपर 2007 का देख लिया, एक पेपर 2012 का देख लिया, ऐसे नहीं देखूंगा ना, लास्ट एक साथ ही देखूंगा पिछले वाले। तो जब भी फोरकास्टिंग करनी होती है, वैल्यूज लगातार ही होती है, कंटिन्यूस ही होती है, लेकिन फिर भी मान लो ऐसी गिवन हो, मान लो तो 2003 प्लस 2007 प्लस 2012, 3 प्लस 7 प्लस 12, ये आएगा 2007.3333। तो तुम इसको 2007.3333 माइनस करोगे। अब प्रॉब्लम यह है कि सर कैसे हो सकता है पॉइंट्स में, यह है क्या प्रॉब्लम? हो सकता है, आधा साल हो सकता है, टाइम डेसिमल में हो सकता है, टाइम डेसिमल में अलाउड है। जैसे तुम्हारी क्लास 1:10 से स्टार्ट होगी, 2:10 तक चल सकती है, डेसिमल में टाइम अलाउड है। अब ऐसा नहीं कि 1:10 पे स्टार्ट होने वाली सर राउंड ऑफ करके 2 बजे स्टार्ट करते हैं, और 2:10 पे कंप्लीट होने वाली राउंड ऑफ करके 3 बजे कंप्लीट करते हैं, है ना? तो टाइम है ना डेसिमल में अलाउड है। बोलो। नहीं नहीं, टाइम डेसिमल में ही रखना है, टाइम को राउंड ऑफ नहीं करना है। तुम टाइम को राउंड ऑफ करना स्टार्ट करोगे, मेरे लिए फायदा होगा। मैं तुम्हारी मैं तुम्हारी 1.25 घंटे की क्लास 2 घंटे की कर दूंगा, बोलो राउंड ऑफ कर देते हैं 1.25 घंटे को, 2 घंटे राउंड ऑफ, है ना? अच्छा, 1.25 होता है, तो ऐसे सोचो कि तुम्हारे घर में है ना एक कमरा है, उसमें उजाला करने के लिए, ध्यान से समझना, तुम्हारे घर में एक कमरा है, उसमें उजाला करने के लिए, अरे तो मैं वही बता रहा हूं ना, राउंड ऑफ करने की बात बता रहा हूं। जरूरी नहीं है राउंड ऑफ हमेशा प्रीवियस वाले नंबर से किया जाता है, राउंड ऑफ नेक्स्ट वाले नंबर से भी किया जाता है, डिपेंड करता है। नियरेस्ट नहीं होता है, तुम गलत फहमी में हो ये। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे कमरे में एक, तुम्हारे पास एक कमरा है, उसमें उजाला करने के लिए है ना, तुम्हें 70 वॉट की रोशनी चाहिए। ठीक है, 70 वॉट की लाइट चाहिए, इल्यूमिनेशन होना चाहिए 70 वॉट का। मार्केट में 20-20 वॉट की लाइट अवेलेबल है, तुम कितनी लाइट परचेज करोगे? या मार्केट में ऐसा मान लो 30 वॉट्स की लाइट अवेलेबल है, मैं इसको 30 कर देता हूं, कितनी वॉट लाइट? 2। 2 पे तो उजाला ही नहीं होगा, 70 वॉट पे उजाला होगा रूम में, तो फिर 2.25। अब 2.25 को राउंड ऑफ करके वापस 2 कर दोगे, तो आगे वाले नंबर से राउंड ऑफ, जरूरी नहीं है हमेशा पहले वाले नंबर से राउंड ऑफ किया जाता है, ये डिपेंड करता है, लॉजिक यूज करना पड़ता है कि हम पहले वाले नंबर से राउंड ऑफ करें या आगे वाले नंबर से राउंड ऑफ, वो हम बाद में बात करेंगे इस चीज को। लेकिन है ना, टाइम को राउंड ऑफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, टाइम डेसिमल में अलाउड है,
नंबर ऑफ पर्सन है ना तो उसको राउंड ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि 1.5, 2, 2.5 ऐसे पर्सन नहीं होते, 1.5, 2.25, 2.5 पर्सन हो गए। नंबर ऑफ यूनिट्स को राउंड ऑफ करना पड़ता है, ठीक है। टाइम है चलेगा डेसिमल में, प्राइस है, मनी है, कॉस्ट है, डेसिमल में चलेगा, ठीक है, लेकिन यूनिट्स पर्सन राउंड ऑफ करने होते हैं। तो आ जाता, जैसे मान लो कि हमें 2 ही साल दिए होते, तो x बार आ जाता 2019.5, ठीक है। तो अगर 6 साल ही दिए होते ना, मान लो 2021 नहीं दिया होता यहां पे, तो होता 2017.5 x बार। हाँ बिल्कुल, सिग्मा x 0 चाहिए, उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। पॉइंट में आना ही नहीं चाहिए। अच्छा, x बार पॉइंट्स में है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिग्मा x मुझे 0 चाहिए, वो मुझे 0 ही चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, +1 -1 भी नहीं चाहिए मेरे को, वो मुझे 0 चाहिए, तभी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। कर लिया यहां तक नोट डाउन सबने? अच्छा, अब ए और बी अल्टीमेटली हम निकाल क्यों रहे हैं? ए और बी, यानी ये जो ए और बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, वो एक्चुअल में हमने कैलकुलेट की है इस वाली इक्वेशन को फिल करने के लिए। तो y इज इक्वल टू ए कितना हो गया, 90 + 2x, ये हमारी मेन इक्वेशन हो गई। अब जो हमें ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, वो ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के पीछे रीजन है कि हम इसको यहां पर कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो y इज इक्वल टू 90 + 2x हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं? और ध्यान रखना, x का टोटल 0 चाहिए, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बिना 0 किए क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं फोरकास्टिंग। हमें अगले 3 साल की फोरकास्टिंग करनी है। तो अगले 3 साल कौन कौन से हो गए? 2022, 23, 24, ठीक है। तो उसके लिए हम एक नई टेबल बना लेते हैं यहां पर, ठीक है। तो हम यहां पे एक नई टेबल बना लेते हैं, ईयर 2022, 23 और 24, ठीक है। अब 1 मिनट वेट करो, आगे पॉइंट समझाऊं, लेकिन उससे पहले एक बार वेट करो। हम जब यहां पर y इज इक्वल टू ए, यानी 90 + 2x, यही आ रहा था, हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे, तो y इज इक्वल टू 90 + 2, और x कितना होगा यहां पर 2022। नहीं नहीं नहीं, हमें 3 साल की अलग अलग निकालनी है, अगले 3 सालों के लिए फोरकास्टिंग करनी फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स, ठीक है। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम है ना फोरकास्टिंग के लिए इक्वेशन यूज करने वाले हैं, रिग्रेशन इक्वेशन, y इज इक्वल टू 90 + 2x वाली इक्वेशन काम में लेंगे। तो 90 फिक्स है, 2 हमारा फिक्स है, x है ना वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में अगर मैं x की जगह पर कुछ फिल करना चाहूं, तो x की जगह पर क्या फिल करूंगा, 2022, ठीक है। चलो मान लो तुम 2022 फिल करते हो, तो मेरे को ये नंबर बताओ कितना आने वाला है। हाँ, तो कितना आने वाला है, कितना? 4134 नंबर आने वाला है। तो तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या, y का मतलब क्या है, सेल्स, y का मतलब है सेल्स। तो तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या जो सेल पहले 80, 90, 92, 83, 94, 99, 92 चल रही थी, वो अचानक से इंक्रीज होकर 4000 पर पहुंच जाएगी? नहीं, इसका मतलब तो कुछ तो गलती की हमने। 8 ऐड करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं। और कुछ तुम्हें लग रहा है क्या गलती की हमने? क्या गलती की? बिल्कुल, हम ईयर को एज इट इज यूज कर ही नहीं सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते? क्योंकि ऊपर है ना, मैंने सारी कैलकुलेशन करते टाइम एक्स को चेंज कर दिया था। मैंने 2015 को चेंज करके -3 यूज किया, 2016 यूज नहीं किया हमने, 2016 को चेंज करके उसकी जगह -2 यूज किया, 2017 यूज नहीं किया हमने, 2017 को चेंज करके -1 यूज किया। तो हमने ईयर्स को एज इट इज यूज नहीं किया है, हमने ईयर्स का बेस चेंज करके फिर उनको यूज करना स्टार्ट किया है। तो यहां पर मैं ईयर्स को डायरेक्ट कैसे यूज कर सकता हूं? अगर मैंने ऊपर ईयर्स का बेस चेंज किया है क्वेश्चन में सॉल्यूशन करते टाइम या वैल्यूज कैलकुलेट करते टाइम, तो जब मैं फाइनली कंक्लूजन करूंगा तब भी तो मेरे को ईयर्स का बेस चेंज करना पड़ेगा।
मैं उनको डायरेक्ट तो यूज कर ही नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम 2015 को एज इट इज यूज नहीं कर रहा हूं, उसकी जगह पर मैं -3 को यूज कर रहा हूं। 2020 को मैं एज इट इज यूज नहीं कर रहा हूं, उसकी जगह पर मैं 2 यूज कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन का मतलब तो यही होना चाहिए ना कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। एक्स वाई के मल्टीप्लीकेशन जो हम यहां पर कैलकुलेट करने वाले थे, उसका मतलब तो यही है ना कि हम एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करने वाले थे। लेकिन क्या हमने जो पुराना एक्स हमें क्वेश्चन में गिवन था उससे मल्टीप्लाई किया क्या? नहीं ना, हमने किससे मल्टीप्लाई किया? जिसका हमने बेस चेंज किया था, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो मैं ईयर्स को क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करते टाइम जब यूज ही नहीं कर रहा हूं ईयर्स को, तो फाइनल कंक्लूजन में मैं ईयर्स को डायरेक्ट कैसे यूज करूंगा? तो इसके लिए भी मुझे ईयर्स का है ना, इन सारे ईयर्स का बेस चेंज करना पड़ेगा, और बेस चेंज करने का मतलब वही न्यू एक्स कैलकुलेट करना है मेरे को इन सब का। अच्छा, अब न्यू एक्स, एक मिनट रुको 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 रुको, न्यू एक्स कैलकुलेट करते टाइम तुम्हें ऐसा लग रहा है कि दोबारा से हम एक्स बार नया लेंगे और फिर कैलकुलेशन, दोबारा से एक्स बार नया लेने की जरूरत है क्या? नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। मैं बताऊं क्यों? अच्छा, मैंने ये बोला था कि एक्स बार के अलावा तुम कोई सी भी वैल्यू यूज करो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। एक्स बार के अलावा कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हो। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि ए और बी का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, तो हमें एक्स बार ही यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं सारे नंबर्स का बेस चेंज करने के लिए सारे नंबर्स में से क्या माइनस कर रहा हूं? एक्स बार। और एक्स बार कितना है यहां पर? एक्चुअल में तो मैंने सारे नंबर्स का बेस चेंज किया है ना, वो तो मैंने चलाकर एक्स बार इसलिए लिया है क्योंकि मेरे को 0 चाहिए। बेस तो किसी भी नंबर से चेंज किया जा सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन ऐसा होता है कि सर हम एक्स बार से ऊपर माइनस करें तो हमें दोबारा एक्स बार निकालकर माइनस करना पड़ेगा। नहीं, हमने एक्स बार स्पेसिफिकली इसलिए लिया है क्योंकि हम उसको 0 करना चाहते थे। हम बेस तो किसी भी नंबर से चेंज कर सकते हैं, अज्यूम तो कुछ भी किया जा सकता है, किसी भी नंबर से हम बेस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम एक्स बार से स्पेसिफिकली कर रहे हैं। तो एक्स बार का मतलब ये नहीं है कि यहां पर भी तुम एक्स बार को यूज करोगे। तुम्हें यहां पर क्या करना पड़ेगा? इन सब में से भी 2018 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2018 माइनस किया था। या फिर तुम ऐसा देख लो, अगर कंटिन्यूटी में चलोगे ना तो -3 -2 -1, और कंटिन्यूस ईयर चल रहे हैं ना तो 0 1 2 3, अगला नंबर आने वाला है 4 5 6। तो अगला जो न्यू एक्स होने वाला है ना यहां पर, वो होने वाला है 4, फिर 5, फिर 6। तो यहां पर पहले हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 98, ये हो जाएगा 100, एंड 2, ये हो गया 4 5 6। हम्म, नहीं आएगा कैसे? हाँ, कांस्टेंट ही बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा कांस्टेंट? ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है मैं बता देता हूं। ये कौन सी इक्वेशन है? लीनियर। लीनियर इक्वेशन से कर्व कैसे बनने वाला है? और स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा तो कांस्टेंट ही इंक्रीज डिक्रीज होना चाहिए। अगर है ना, अगर सुनो सुनो, मान लो पहले से क्या लेना देना, पहले वाली वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, ये वाली वैल्यू तो हमने लीनियर इक्वेशन को यूज करके निकाली है ना। ये वाली जो 3 वैल्यूज निकाली है, ये वाली तो हमने लीनियर इक्वेशन को यूज करके निकाली है। तो इन वैल्यूज की बात कर रहा हूं मैं, पहले वाली वैल्यूज की बात नहीं कर रहा। तो स्ट्रेट लाइन कर्व केवल तभी बन सकता है जब बराबर बराबर चले, डिफरेंस बराबर बराबर चले। अगर ऐसे चल रहा है कि एक वैल्यू यहां पर आ रही है, फिर एक यहां पर आ रही है, फिर एक यहां पर आ रही है, फिर एक यहां पर आ रही है, तो स्ट्रेट लाइन कैसे बनाऊं फिर मैं इसको? पहले वाली तो जिगजैग चलने दो, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है पहले वाली से? लाइफ टाइम ऐसा ही कर्व रहेगा बिल्कुल। तो ये फोरकास्ट है, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल तो डिफरेंट होगी इससे, एक्चुअल डिफरेंट होगी। अभी है ना, जब तुम मैच देख रहे होते हो तो है ना, मैच स्टार्ट होती है ना, नीचे लिखा हुआ आता है कि है ना इंडिया के जीतने के चांस इतने हैं, वेस्ट इंडीज के जीतने के चांस इतने हैं। वो हमेशा एक जैसे ही बने रहते हैं क्या? चेंज होते रहते हैं ना। तो बस ये एक जैसा नहीं रहेगा, ये तो फोरकास्ट है, ये तो चेंज होता रहेगा एक्चुअल में। तो इसको कंप्लीट कर लो एक बार।
हम ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, हम ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाली इक्वेशन से, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो कांस्टेंट ही चेंज होगा उसके अंदर। तो है ना, एक चीज का फायदा हो जाता है इस चीज से, तुम फर्स्ट वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लो 98, आगे है ना बस स्लोप ऐड करते रहो, दो दो का स्लोप ऐड करते रहो। लेकिन इसमें भी कंफ्यूजन होता है, अगर मान लो ये 2024 के बाद डायरेक्ट पूछता 2029 की वैल्यू निकालो, तब ऐसा नहीं कि सिर्फ दो ऐड करके निकाल दो, है ना, उतने टाइम बाद टू ऐड करना पड़ेगा तुम्हें ऐसे, है ना। तो यहां पर ये ध्यान रखना कि जब तुम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो और तुम्हें फोरकास्टिंग करनी पड़ती है, तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक्स को हमेशा चेंज करोगे, उसको जीरो करना है तो उसमें से एक्स बार माइनस करना ही पड़ेगा, एक्स हमेशा चेंज होगा। और दूसरा, जब फाइनली तुम कंक्लूजन कर रहे हो उस क्वेश्चन का, तो कंक्लूजन करते टाइम भी तुम्हें ध्यान रखना है कि जो ईयर्स गिवन है या जो भी वैल्यूज गिवन है ना, उनको एज इट इज यूज नहीं करना है, उनका भी तुम्हें बेस चेंज करना पड़ेगा, जैसा तुमने यहां पर किया 2022 को 4 5 6 बोला है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो नेक्स्ट। ये कंक्लूजन ही है इसका, क्योंकि हमें है ना अगले 3 साल का फोरकास्टिंग करना था, प्रोजेक्ट द सेल्स फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स, और हमने प्रोजेक्ट कर दिया, ये हमारा कंक्लूजन ही है फाइनल। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा कंक्लूजन ही है फाइनल। अच्छा देखो, प्रॉब्लम नंबर टू। ठीक है, वही ईयर गिवन है, सेल्स गिवन है। अच्छा एक और चीज है, एक और चीज है, लास्ट वाले क्वेश्चन को है ना थोड़ा सही कर लेना। जैसे तुमने 98 लिखा है ना, तो 98 के साथ में 1000 लिखना, 98,000, 100,000, 102,000, जो आंसर लिखा है ना उसके साथ 1000 लिखना है तुम्हें, जरूरी है ये। ठीक है, सिर्फ 98, 100 और 102 नहीं लिखना है, उसके साथ में 1000 लिखना। हाँ, टेबल में ही लिख लेना, पूरी टेबल में लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे तुमने 98 है ना लिखा है ना, तो उसके साथ 1000 लिख लेना बस, ऊपर वाला लिखने की जरूरत नहीं है ऊपर वाले क्वेश्चन में। ठीक है, जो तुम सॉल्व कर रहे हो, लेकिन जो फाइनल आंसर निकाल रहे हो ना, तो वहां पर इस तरह से लिख लेना उसको। हाँ लिख सकते हो, इन 1000 ऊपर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो तुम्हारी चॉइस है। तो तुम वो 1000 वाली एंट्री है ना, कॉलम एंट्री को बोलते हैं कैप्शन, तो तुम कैप्शन में भी 1000 लिख सकते हो, फॉर 1000 लिख सकते हो। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 2, तुम लोग ट्राई कर सकते हो इसको। अच्छा, एक्स बार क्या आएगा इस क्वेश्चन में? अब ये वही आ गया ना कि भाई अगर ऑड ईयर्स है तो चलो सर आपने ले लिया, इवन ईयर्स है तो 2018.5 आ जाएगा एक्स बार, और न्यू एक्स की वैल्यूज आएगी माइनस का 2.5, माइनस का 1.5, माइनस का 0.5, 0.5, 1.5 एंड 2.5, और जिसका टोटल क्या आएगा, कर सकते हो। एक्स स्क्वायर करना है, एक्स वाई करना है, ए और बी की वैल्यू चाहिए, और ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में फोरकास्टिंग करनी है 5 साल की। करो, ट्राई करो। तो देखो, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, 140 ए आ रहा है, 140, 120 आ रहा है। अच्छा, 148 तो फर्स्ट वाली वैल्यू आ रही होगी, तो ये 120 प्लस 8x, नहीं इक्वेशन क्या बन रही है, 8x आ रही है ना, 120 प्लस 8x, यानी a की वैल्यू तो 120 आ रही है और b की वैल्यू आ रही है 8, a की वैल्यू आ रही है 120, b की वैल्यू आ रही है 8, तो 120 प्लस 8x। अब अगले 5 ईयर्स के लिए फोरकास्टिंग करनी है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए न्यू एक्स रहेगा 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5। ठीक है, तो ये आ रही है वैल्यूज 176, तो कुछ नहीं आ रहा है।
148, 156, 164, 172, 180। तुम्हारी तो डिफरेंट आ रही थी, 176 बता रहे थे तुम लोग। 156 के बाद मैंने 162 कर दिया। 5 मार्क्स का नहीं आता, 10 नंबर का क्वेश्चन। मैंने लिख दी सारी। 10 नंबर आ गए। अभी इसमें 1-2 पॉइंट्स और बाकी है। नहीं, इसमें नहीं लिखना है। इसमें जो ये नंबर्स आ रहे हैं ना, यही तुम्हारा कंफ्यूजन। यही नंबर्स आ रहे, यही आ रहे। अच्छा देखो, अब एक पॉइंट और यहाँ पे समझाना है मेरे को कि है ना, एग्जाम में है ना ये क्वेश्चंस, जैसे एग्जाम में है ना ये टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि है ना, ऐसा मान लो पिछली बार 9 जो एग्जाम हुए, 9 एग्जाम हुए, जून 2017 से बात कर रहा हूं मैं। जून 2017 से लेके अब तक जितने भी एग्जाम हुए ना, उसमें 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। फोरकास्टिंग का क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है। यही वाला जरूरी नहीं है, डेटा तो चेंज हो जाता है, लेकिन है ना इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। रिसेंटली अभी जो एग्जाम हुए हैं दिसंबर 22 वाले, जो जनवरी 23 में एग्जाम हुए हैं, उस एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। सेम क्वेश्चन 10 नंबर का था। सेम क्वेश्चन 10 नंबर का था। लेकिन उस क्वेश्चन में है ना एक छोटी सी नई चीज ऐड की गई है जो तुम्हारे कोर्स में नहीं थी। उस क्वेश्चन में एक नया पॉइंट ऐड किया गया था जो तुम्हारे क्वेश्चन में नहीं था, जो तुम्हारे कोर्स में भी नहीं है। तो एक बार है ना, मैं वो तुम्हें क्वेश्चन यहां पर नोट डाउन करवा रहा हूं, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया गया है ना, उसका सॉल्यूशन भी मैं तुम्हें यहां पर, ये वाला सॉल्यूशन, ये वाले नंबर तो यही आ रहे हैं, 148, 156, 164, 172, 180। सबका हो गया कंप्लीट ये वाला क्वेश्चन? सबका ठीक है। अब जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना, उसको थोड़ा सा देख लो। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है वो मैं यहां पे नोट डाउन कर रहा हूं। ये क्वेश्चन आया हुआ है दिसंबर 22 का क्वेश्चन है। ठीक है, दिसंबर 22 पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ईयर गिवन है और प्रोडक्शन गिवन है। इन 1000 टन्स है। 2013 ठीक है। अब क्वेश्चन ये वैसा ही दिख रहा है जैसा हम सॉल्व करते हुए आए अब तक। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में है ना 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिट अ स्ट्रेट लाइन कर्व एक क्वेश्चन तो ये है, और दूसरा क्वेश्चन मैं यहां पर लिख रहा हूं, तुम नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा।
ये दो क्वेश्चन पूछे। तो पहला क्वेश्चन है फिट ए स्ट्रेट लाइन बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर एंड टेबुलेट द ट्रेंड वैल्यूज, और दूसरा क्वेश्चन है एस्टिमेट प्रोडक्शन इन द ईयर 2020 एंड ईयर 2025। अब तुमने है ना अब तक जो क्वेश्चन सॉल्व किया ना वो ये वाला किया है। ये सेकंड पार्ट तुम्हें करना आता है, फर्स्ट पार्ट तुमने अभी तक नहीं किया, ठीक है। तो एक बार तुम सेकंड पार्ट की तो वैल्यू निकालो, फिर फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करना मैं सिखाता हूं। सेकंड पार्ट की वैल्यू निकालो, सारा डेटा है तुम्हारे सामने, और सेकंड पार्ट की वैल्यू निकाल लो कि सेकंड पार्ट की वैल्यू कितनी आ रही है, यानी 2020 और 2025 में प्रोडक्शन कितना आ रहा है ये निकाल दो एक बार, फिर मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना सिखाता हूं। टू 2020 और 2025 की वैल्यू निकाल दो, फिर फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। टू 2020 की वैल्यू ए कितना आ रहा है 87, जो भी आ रहा है एक बार मेरे को बता दो बस। तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, फोर पॉइंट 4.178 आ रही है शायद, है ना, 4.178x। तो इसको 4.18 भी कर सकते हो, 178 भी कर सकते हो, जैसे ही तुम्हारी चॉइस है वैसा कर। तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और a और b की वैल्यूज तुम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है। जो फर्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करना सीखेंगे इसके बाद। अच्छा, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स तुम्हारे भी यही वैल्यू आई है अगर तुम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है? मैं ट्रेंड वैल्यू बताऊंगा विनीशा, मैं बताऊंगा, एक बार वेट करो थोड़ा सा, क्योंकि फर्स्ट वाला पॉइंट तो मैं तुम्हें सॉल्व करके बताऊंगा, सेकंड वाला पॉइंट तुम्हें सॉल्व करना है। ए की वैल्यू आ रही है 87 और बी की वैल्यू आ रही है 4.178। अच्छा है ना, एक चीज बताओ, सबका ये आंसर आ रहा है, यानी ये जो हमने यहां पर इक्वेशन लिखी है 87 प्लस 4.178x, सबका आंसर आ रहा है ऐसा? सबका आ गया? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स तुम लोगों का भी आ गया सबका आंसर ऐसा? आदित्य, दीप्ति, महेश, मनीष, मनोहर, विनीशा, दिव्यांश, राहुल, तुम्हारा भी सेम आंसर आया तुम्हारा? अब है ना, तुमने 2020 और 2025 की वैल्यू भी निकाल दी होगी इस आंसर के बेस पर। आसान है 2020 2025 की वैल्यू निकालना। तो यहां तक है ना सेकंड वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही तुम 2020 की वैल्यू निकालोगे तो 2020 की वैल्यू कितनी आ रही है 10.68, और 2025 की वैल्यू कितनी आ रही है 124.5। एक चीज और है, तुम है ना ऐसे गलती मत कर देना, स्लोप डायरेक्ट ऐड कर दोगे, बोले हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। मैंने तुम्हें बता दिया डायरेक्ट ऐड नहीं होगा क्योंकि डिफरेंस एकदम से इंक्रीज हो गया। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब है ना देखो, बात करते हैं जो ये मेन फर्स्ट क्वेश्चन है ना, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में दो चीजें कैलकुलेट करने को बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फिट अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, फिट अ स्ट्रेट लाइन यानी हमें एक ग्राफ बनाना है। हाँ हाँ, 2022 पूछा कौन है, कितना आ रहा है? यस सर, ये 103.7। हाँ ठीक है, चलेगा 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 चलेगा। अरे कोई बात नहीं, अरे सुनो, मेरी बात सुनो, नहीं नहीं, पॉइंट्स में डिफरेंस चलेगा। स्टैटिस्टिक्स है ना, स्टैटिस्टिक्स में ये पॉइंट वाला डिफरेंस अलाउड होता है, तो अप्रॉक्स वैल्यूज आती है हमेशा, ठीक है। और तुम्हें ये पता है कि डिफरेंस जो आया वो किस वजह से आया, किसी ने ना 178 से किया होगा,
किसी ने है ना कैलकुलेटर में पूरी जो वैल्यू आ रखी है उससे किया होगा, किसी ने उसको राउंड ऑफ करके 1/8 से किया होगा, ठीक है। तो ऐसा डिफरेंस एक्सेप्टेबल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, डिफरेंस जो आ रहा है एक्सेप्टेबल है, गलत नहीं है। एक रेंज होती है, एक पर्टिकुलर रेंज होती है, मार्जिन ऑफ एरर होता है स्टैटिस्टिक्स में, वो अलाउड होता है। अच्छा ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन कर लिया अपन ने सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में दो पार्ट है, एक तो बोल रहा है फिट अ स्ट्रेट लाइन बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, और दूसरा पार्ट है टेबुलेट द ट्रेंड वैल्यूज। दो पार्ट है, तो है ना हम सबसे पहले स्ट्रेट लाइन को फिट करना सीखते हैं कि स्ट्रेट लाइन को फिट कैसे करेंगे। अब स्ट्रेट लाइन को फिट करने का बहुत ही आसान तरीका है, स्ट्रेट लाइन को फिट करने का मतलब है तुम्हें एक ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, एक तरफ है x, एक तरफ है y, ठीक है। x क्या है हमारे ईयर्स, y क्या हमारी इसमें प्रोडक्शन है, ठीक है। और मैंने ना तुम अगर देख रहे हो ना गौर से, तो मैंने ना दोनों एक्सिस को टच नहीं किया है। तुम्हें पता है ऐसा बहुत बार होता है कि जब हम ग्राफ वगैरह बनाते हैं ना, हम दोनों एक्सिस को टच नहीं कर पाते, क्योंकि जो स्केल है ना वो हमारे लिए, जब हम स्केल लेते हैं ग्राफ बनाते हैं, तुम लेते हो ग्राफ बनाए सबने, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10, ऐसा लेते हो स्केल। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे लिए वो स्केल है ना काफी नहीं होता है, क्योंकि है ना कई बार वैल्यू एकदम से जंप होती है और वो तुम्हारी ग्राफ में नहीं आती है। तो उसको ग्राफ में लाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है, उसको ग्राफ में लाने के लिए मैं तुम्हें बताता हूं, तुम ऐसा करते हो, बीच में है ना ऐसा जिगजैग टाइप का बना देते हो, बोलते हैं किंक्ट बोलते हैं, ठीक है। मैं इसको जेड नोट बोलता हूँ, इसको किंक्ट बोलते हैं। किंक्ट है ना, तुमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है किंक्ट कर्व, है ना। तो इसको है ना किंक्ट बोलते हैं, क्योंकि अचानक से वो किंक्ट कर्व ऐसे चलता है कि नॉर्मल चल रहा होता है और अचानक से ऐसे डाउन हो जाता है, वो एकदम से सीधा स्ट्रेट डाउन हो जाता है ना। तो यहां पर है ना इसको किंक्ट बोलते हैं, इसको जेड नोट भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका सिंपल है, वैसे तो तुम अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और वैसे प्रेजेंट है ना जो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है वो दोनों तरफ किया जाता है, लेकिन एक तरीका है जिससे तुम दोनों तरफ एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो। तुम बीच में है ना सिर्फ यहां पर z लिख दो, ऐसा लिख दो z, दैट्स इट, बात खत्म। क्योंकि तुम है ना इसको ऐसा बता रहे हो वैल्यू नॉर्मल चल रही है, वो अचानक से डाउन हो गई, और वो फिर वो नीचे वाले उस पे एक्सिस पे टच करवा दो उसको, क्योंकि टच तो करवाना ही है नीचे वाले। तो तुम है ना इस तरह से एक जेड नोट बना दो, जेड नोट तुम्हारे लिए किंक्ट का काम करेगा, कि है ना एकदम से वैल्यू में बहुत ज्यादा डेविएशन आता है, और डेविएशन आने की वजह से ना तुम एक साथ सारी वैल्यूज फिल नहीं कर पाते उस ग्राफ में, तो ग्राफ में बीच में किंक्ट कर देते हो। और है ना अगर बार्स बनाते हो, तुमने ये भी सीखा होगा स्टैटिस्टिक्स में, अगर तुम बार्स बना रहे हो और बार्स अचानक से इतने बड़े बार्स बनने लग जाए कि वो बीच में से बहुत सारी वैल्यू से एक साथ जंप करे, तो हम है ना बार को है ना बीच में से ब्रेक कर देते हैं, ऐसा ऐसा ब्रेक करके उसके ऊपर एक और बार बीच में से ऐसे गैप दे देते हैं। ये गैप है ना, ये गैप भी किंक्ट बोला जाता है, इस गैप को भी किंक्ट बोलते हैं, ठीक है। चलो हम इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन हम है ना एक किंक्ट बनाएंगे। रीजन ये है क्योंकि हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ को हमेशा 0 से, और हम एकदम से जंप करने वाले हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन की फर्स्ट वैल्यू क्या आ रही थी जैसे 70, तो हम एकदम से जंप करके 70 पर पहुंचने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, तो किंक्ट बनाने का रीजन मैंने तुम्हें बता दिया, या जेड नोट बनाने का रीजन मैंने तुम्हें बता दिया कि जेड नोट क्यों बनाया जा रहा है। अब प्लस दूसरा पॉइंट समझो, हम बना रहे हैं स्ट्रेट लाइन कर्व, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा था फिट अ स्ट्रेट लाइन बाय यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड। स्ट्रेट लाइन कर्व बना रहे, तो कर्व कैसा बनने वाला है, अब नाम ही पता लग रहा है स्ट्रेट लाइन है। और वैसे भी अगर तुम्हें ये नहीं भी लिखा हो ना स्ट्रेट लाइन है, तो भी तुम्हें पता है कि तुम लीनियर इक्वेशन यूज कर रहे हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो कर्व तो स्ट्रेट लाइन ही बनने वाला है। तुम्हें एक बस स्ट्रेट लाइन बनानी है, और वो किंग के थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट कर देना तुम, हाँ टच करते हुए थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट कर देना, और वहां पर तुम जब इक्वेशन आई ना, इक्वेशन क्या आई है, y इज इक्वल टू 87 पॉइंट, अच्छा 87 प्लस 4.178x, इस इक्वेशन को लिखकर छोड़ देना। अब x की तुम कुछ भी वैल्यू पुट करो, x की जो भी वैल्यू पुट होगी ना वो इसी कर्व पर आने वाली है, वो यहां पर आ जाएगी,
नहीं तो यहां पर आ जाएगी, नहीं तो यहां पर आ जाएगी, नहीं तो यहां पर आ जाएगी, कहीं भी आएगी, लेकिन x की वैल्यू जो भी पुट करोगे वो जो वैल्यूज आने वाली है वो इसी लाइन पर आने वाली है। तो ये तो हो गया फिट अ स्ट्रेट लाइन, हमें स्ट्रेट लाइन बना दी थी, हमने स्ट्रेट लाइन बनाकर दिखा दी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट इसमें पूछ रहा था कि ट्रेंड वैल्यूज भी निकालो। अगर तुम देखोगे तो क्वेश्चन बोल रहा है कि टेबल बनाओ, टेबुलेट करने का मतलब होता है टेबल बनाओ ट्रेंड वैल्यूज की। अब ट्रेंड वैल्यूज की टेबल बनाने का मतलब यह है कि जो भी देखो तुमने 2020 और 2025 के लिए जब वैल्यू निकाली तो उसको बोला जाता है फोरकास्ट, तुमने फ्यूचर की वैल्यूज निकाली। लेकिन ट्रेंड वैल्यू जो निकालनी होगी ना, वो जो ईयर्स तुम्हें गिवन है ना 2013, 14, 15, ये जो ईयर्स गिवन है ना, इनकी तुम्हें दोबारा से वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। ये जो प्रोडक्शन ऑलरेडी आ रहा है ना, ये तो एक्चुअल प्रोडक्शन है कि 2013 में कितनी यूनिट प्रोड्यूस हुई, 2014 में एक्चुअल में कितनी यूनिट प्रोड्यूस हुई, लेकिन उनका ट्रेंड क्या था ये वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो तुम्हें है ना इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट को सॉल्व करने के लिए देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने फर्स्ट पॉइंट तो सॉल्व किया यहां पर, सेकेंड पॉइंट तुम्हें सॉल्व करना है ना, तो सेकेंड पॉइंट को सॉल्व करने के लिए तुम्हें एक टेबल बनानी पड़ेगी। ईयर कहां से स्टार्ट करेंगे हम, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अच्छा, हमें इनका न्यू एक्स भी चाहिए, बिना न्यू एक्स के हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू 87 प्लस 4.178x, तो x की वैल्यूज ये नहीं आएगी 2013, 14, 15, x की वैल्यूज आएगी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, और ये जो सारी वैल्यूज आएगी ना, इन वैल्यूज को बोला जाता है ट्रेंड वैल्यूज। जैसे फर्स्ट वाली वैल्यू आ रही है 74.4466, और आगे वाली वैल्यूज भी कैलकुलेट हो जाएगी तुम्हारी। तो ये जो वैल्यू आएगी ना, ये ट्रेंड वैल्यूज बोला जाता है इनको। तो अगर तुम्हें नहीं कर सकते हो, अब मैं ये भी बता देता हूं, ठीक है, एक बार विनिशा एक बार वेट करो। अगर ट्रेंड वैल्यू निकालने को बोला जाए, और देखो दो चीजें बोलेगा, या तो ट्रेंड वैल्यू के साथ में वो फोरकास्टिंग करने को दे देगा, तो फोरकास्टिंग तुम कर ही लोगे, 2020 के लिए की तो 2025 के लिए की। लेकिन अगर ट्रेंड वैल्यू निकालने को बोल रहा है तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि पुरानी जो वैल्यूज है ना, पुरानी जो वैल्यूज है जैसे 2013, 14, 15, उनका भी ट्रेंड निकाल के बताओ। तो तुम्हें यहां पर ये ट्रेंड कैलकुलेट करना है। अब विनीशा का ये क्वेश्चन है कि सर वाई एक्सिस पे नंबर लोकेट करके लाइन नहीं ड्रॉ करनी है क्या? कर सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें उसमें है ना स्केल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एग्जैक्ट ही पॉइंट होना चाहिए तभी स्ट्रेट लाइन बनेगी। एग्जैक्ट पॉइंट होना चाहिए तभी स्ट्रेट लाइन बनेगी, अदरवाइज स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। मान लो जब तुम ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, तुम्हें है ना यहां पर एग्जैक्ट 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस चाहिए होगा, और यहां पर भी है ना जो डिफरेंस चाहिए होगा ना, जैसे यहां पर 4.178 है ना, तो 4.178 का डिफरेंस चल रहा होगा। बिल्कुल ऐसे नंबर आने चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन बने, थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। जैसे एक नंबर ऐसा आ गया, एक नंबर ऐसा चला गया, एक नंबर फिर ऐसा चला गया, तो अब स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाएगी तुम्हारी। तो अगर तुम्हें एग्जैक्ट नंबर पुट करके ग्राफ बनाना है ना, फिर तुम्हें स्केल की रिक्वायरमेंट रहेगी। स्केल, रूलर, क्या बोलते हो, रूलर है ना, हाँ, तो तुम्हें ना स्केल की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब स्केल को यूज करने में है ना प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि तुम जब स्केल को यूज करोगे और तुम प्रॉपर ग्राफ बनाना चाहते हो ना, तो तुम्हें स्केल लिखना भी पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ईयर है, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू या 2 सेंटीमीटर, जो भी स्केल है। फिर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हो जाती है, उन जो भी फॉर्मेलिटीज है ना, उनसे बचने के लिए है ना, हम है ना ये बना देते हैं। इतनी सारी फॉर्मेलिटीज हमें नहीं करनी होती, क्योंकि मॉड्यूल में तो चलो है ना वो ग्राफ बनाकर वो कॉपी पेस्ट कर सकता है, तुम्हें ग्राफ पेपर नहीं मिलने वाला, तुम्हें खुद की कॉपी में बनाना है। और फिर वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है कि हम इन सारी फॉर्मेलिटीज को फॉलो नहीं कर सकते, तो हम एक स्ट्रेट लाइन बनाकर छोड़ देते हैं उसकी। और तुम चाहो ना तो पॉइंट ऐसे भी कर सकते हो, एक बार स्ट्रेट लाइन बना दो, फिर है ना स्केल से यहां पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो और यहां पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, फिर स्केल से यहां पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो और यहां पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो। तुम ऐसा कर सकते हो,
ठीक है, लेकिन स्ट्रेट लाइन तो तुम्हें बनानी ही पड़ेगी। ठीक है विनीशा, तुम ज्यादा मेहनत मत करो इसमें, क्योंकि इसका एट द एंड ऑफ डे अदरवाइज फॉर्मेलिटीज में फंसे जाओगे ना, तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है फिर। हो गया कंप्लीट। चलो और तरह के क्वेश्चंस भी है अभी, तो फिर अपन वो नेक्स्ट वाली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ट्रेंड वैल्यूज निकाल लिए ना सबने, ट्रेंड वैल्यूज कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। और क्वेश्चंस भी है, वो अपन फिर नेक्स्ट वाली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए फिर इतना ही काफी है।